लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, अक्सर प्रैक्टिस के दौरान ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि दो लोगों के बीच में जब कोई सिविल डिस्प्यूट होता है तो उस सिविल डिस्प्यूट को जल्दी शार्ट आउट करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप करने के लिए लोग किसी न किसी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग की शुरुआत कर देते हैं, आपराधिक कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इसी तरीके के कई मामले ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पेसिफिक रूप से कहा गया है कि किसी भी दीवानी मामले में फौजदारी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। पिछले वर्ष भी एक इसी तरीके का हिस्टोरिकल जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। उस वक्त भी मैंने उस जजमेंट के बारे में वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अभी 1 मार्च को फिर से एक इसी तरीके का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क जजमेंट पारित किया जाता है। और ये जजमेंट पारित करते हुए जो प्रिंसिपल होल्ड किए जाते हैं, वो प्रिंसिपल इस तरीके के जो तमाम मामले जो कि सिविल प्रोसीडिंग से निकले हैं और लोगों ने क्रिमिनल कलर दे दिया है, उन सारे क्रिमिनल मामलों को ज़रूर अफेक्ट करेगा। तो आज के इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसी लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो चीटिंग से संबंधित है बात करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके के प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए उसके बारे में बात करने से पहले केस के जो फैक्ट हैं उसमें बहुत ही संक्षिप्त में देख लेते हैं कि केस क्या था। यह केस पंजाब का था और एग्रीमेंट टू सेल का मामला था। एक प्लाट को खरीदने के संबंध में एक एग्रीमेंट टू सेल होता है, विक्रय अनुबंध पत्र, और उसमें जो सेल डीड के एग्जीक्यूशन की यानी विक्रय पत्र को निष्पादित करने की जो तारीख दी जाती है, उस तारीख तक विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं हो पाता। जिस वक्त विक्रय अनुबंध पत्र तैयार किया गया उस वक्त कुछ पैसे एडवांस के रूप में ले लिए जाते हैं। इसके बाद विक्रय पत्र के निष्पादन की तारीख और एक्सटेंड कर दी जाती है और उस दौरान भी कुछ पैसे ले लिए जाते हैं। इसके बाद भी विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं किया जाता तो जिस व्यक्ति को परचेज करना था उस व्यक्ति के द्वारा कार्रवाई शुरू की जाती है, पुलिस में एप्लीकेशन दी जाती है। जब उसके द्वारा पुलिस में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो आर्थिक अपराध शाखा जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होती है उसके द्वारा इस पूरे मामले की इंक्वायरी की जाती है और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट उस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी महोदय को पेश की जाती है और यह कहा जाता है कि इस मामले में कहीं से भी कोई फौजदारी मामला नहीं बनता। इट्स प्योरली ए मैटर ऑफ सिविल नेचर। ये पूरा दीवानी प्रकृति का मामला है, कहीं से भी कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं बनती है। यहां पे मैं एक बात और बता दूं कि पहली एप्लीकेशन में जब ये रिपोर्ट लगा दी जाती है आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो कि कंप्लेनेंट था जिसने एफआईआर बात के दर्ज कराई, एक दूसरी एप्लीकेशन दी जाती है और इस पहली एप्लीकेशन को कंसील किया जाता है, उसका जिक्र नहीं किया जाता, उसको छुपा लिया जाता है। इस दूसरी एप्लीकेशन में 420, 406 वगैरह की एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इस एफआईआर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जाया जाता है, पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चार्जशीट को, एफआईआर को क्वैश करने के लिए जो मिसलिनियस रेट पिटीशन फाइल की जाती है वो डिसमिस कर दी जाती है। उस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बातें कही जाती हैं और क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया जाता है। साथियों, यह मामला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, यह केस था सरबजीत कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। पूरी डिटेल अपील नंबर आपके स्क्रीन पर है और अभी 1 मार्च को इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह ऐतिहासिक फैसला दिया जाता है। मुख्य प्रश्न था जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जिस पर विचार करना था सर्वोच्च न्यायालय को, कि क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को जन्म देता है। अनुबंध पत्र को अगर किसी ने तोड़ा है, दो लोगों के बीच कोई करार हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट की शर्तों का अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो क्या इससे कोई फौजदारी कार्रवाई शुरू हो सकती है? क्या वो पर्याप्त है फौजदारी कार्रवाई को शुरू करने के लिए?
इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले जो मेन मुख्य रूप से जो टिप्पणी की उस पे एक नजर डालते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं देता है। जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा सही नहीं दिखाया जाता, केवल वादे को पूरा करने में विफलता के आरोप पर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आपराधिक न्यायालयों का उपयोग स्कोर निपटाने या दीवानी वादों को निपटाने के लिए पार्टियों पर दबाव डालने के लिए नहीं है। हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात कही गई कि जो आपराधिक न्यायालय हैं इनका इस्तेमाल स्कोर बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता, दीवानी वादों पे पार्टियों पर दबाव डालने के लिए नहीं किया जा सकता। जैसा कि कई जजमेंट्स में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सिविल नेचर के मामलों में एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए, मामले को जल्दी निपटाने के लिए लोग क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से इसमें कहा गया। और जो मुख्य बात निकल करके आई कि कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में अगर कोई संविदा हुई है, उस संविदा को अगर कोई तोड़ देता है तो तब तक यह आपराधिक कार्रवाई को शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक यह ना साबित हो जाए कि शुरू से ही बेईमानी का इरादा था, शुरू से ही फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, जब तक कि यह ना साबित हो जाए। तो स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि सिर्फ अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक कार्रवाई को जन्म नहीं देता है। वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप आपराधिक कार्रवाई को शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक कि लेन देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा ना दिखा दिया जाए, तब तक आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। मैं यहां पर यह भी आपको बता दूं कि इस मामले में कार्रवाई काफी विलंब से शुरू की गई थी, क्रिमिनल कार्रवाई। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि निर्धारित जो सेल डीड को एग्जीक्यूट करने की जो अंतिम तिथि थी, उसके 3 साल बाद कार्रवाई शुरू की गई। एग्जीक्यूशन की जो डेट थी उसके 3 साल बाद यह आपराधिक मामले की शुरुआत की गई है। और फाइनली इस तरीके के प्रिंसिपल को लेट डाउन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो जो एफआईआर हुई थी, चीटिंग की जो एफआईआर हुई थी, 406, 420 आईपीसी की जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर को क्वेश कर दिया जाता है। यह कहते हुए क्वेश कर दिया जाता है कि अब कार्यवाही को आगे जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। तो इट विल बी अ मिसयूज द प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर इस कार्यवाही को आगे जारी रखने की अनुमति दी जाती है। तो यह एक ज़बरदस्त केसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो आपको तमाम आपके मुकदमों में काम आएगा। किसी भी तरीके का अगर आपका कोई सिविल डिस्प्यूट चल रहा है और उसमें किसी ने कोई क्रिमिनल कार्रवाई की शुरुआत कर दी है, जबकि शुरुआत में कोई फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, तो यह केसला आपके ज़रूर काम आएगा। दोस्तों, यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।